गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि आवर्त सारणी में हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक के बारे में डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। अब जो हमें करना था वो था डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की बात करनी थी। इससे पहले मैं थोड़ी सी चर्चा और करना चाहूँगी। आप लोगों ने टेस्ट दिया, टेस्ट के रिजल्ट्स मैंने देखे, वो बिल्कुल संतोषप्रद नहीं थे। मुझे ऐसा लगा कि 11वीं के स्टूडेंट्स इसको बाकायदा देख रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो हमारे चैप्टर का है, और 12वीं के स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि वो 11वीं का है। अगर आपको वो बन रहा है तो आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप आवर्त सारणी को छोड़कर चलेंगे, 9th से लेके आप MSc कीजिए, PhD कीजिए, लेकिन यह आवर्त सारणी आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। आवर्त सारणी आपसे जितनी अच्छी बनेगी, आवर्त सारणी के बारे में आपसे जितना अच्छा बनेगा, आपसे रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री उतनी अच्छी बनेगी। सारे के सारे गुण, सारे के सारे प्रॉपर्टीज, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, वो सब किस पर डिपेंड करता है? आपकी आवर्त सारणी। आवर्त सारणी को छोड़कर आप 12वीं का कोई भी चैप्टर समझने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो चाहे वो स्टूडेंट 9th के हों, 10th के हों, 11th के हों और 12th के हों, इन लेक्चर्स को गौर से देखेंगे। खास करके वो स्टूडेंट्स जिन्हें इनके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, वो यदि इनके पहले के लेक्चर्स नहीं देखते हैं और इन्हीं पे आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके कुछ समझ में नहीं आने वाला। उनको समझने के लिए जरूरी है कि वो इनके पहले के लेक्चर्स जरूर देखें। आप का नियम नहीं समझेंगे, SPDF आपको नहीं पता, SPDF आपको नहीं पता तो इसमें S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक कहाँ है, क्या है, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो दूसरी बात, मैं लिंक तोड़कर, आपका चैप्टर छोड़कर, आपकी क्लास छोड़कर ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री डाल रही हूँ, इसका कोई ना कोई उद्देश्य है। मेन उद्देश्य है आपकी समझ को विकसित करना। समझ विकसित एक बार हो जाएगी, यानी कि रेल के डब्बे पटरी पर आ गए। जहां पटरी पर आ गए, रफ्तार अपने आप आ जाएगी। तो आपको लेक्चर 1 से लेकर जितने भी लेक्चर्स बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में डलता है, उतना आपको देखना है। आपको आपके चैप्टर्स सब इसी में सम्मिलित हैं। फिर मैं खुद बताती जाऊंगी कि यहाँ पर आपने ये पढ़ा था और ये चीज आपको पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। वो सारी बातें आपको क्लियर होती चली जाएंगी, लेकिन तब जब आप लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 10, 11, 12 जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लियर नहीं होता, तब तक के लेक्चर्स को आप ध्यान से देखेंगे। उसके डिस्क्रिप्शन में जो टेस्ट की लिंक दी गई है, उस टेस्ट में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, तभी आप आगे के लेक्चर समझने के लायक हो पाएंगे। इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। तो पिछले में आपने देखा था कि क्या कहते हैं, हमने देखा कि ये आवर्त सारणी, इतना आप पढ़ चुके हैं। आवर्त सारणी हम यहाँ फोकस करते हैं। ये आवर्त सारणी बना हुआ है, आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 ग्रुप आवर्त सारणी के बने हुए हैं। ठीक, हम नीचे 1 2 3 4 5 6 और 7, ये आपके 7 आवर्त हैं। यहाँ पर ये बने हुए हैं, आपको दोनों खंड दिख रहे हैं। इसको हम नाम दे दें लैंथेनाइड्स। ये आपका एक्टिनाइड्स, ये एक्टिनाइड्स के लिए और ये लैंथेनाइड्स के लिए। कुछ नया नहीं है,
पिछले लेक्चर्स में आप इन सब चीज़ों को बखूबी देख चुके हैं। 18 वर्ग, ग्रुप या समूह जिसको बोलेंगे, खड़े, खाने जिसको कि अपन ग्रुप या वर्ग या समूह कहते हैं। 18 समूह होते हैं, 7 आवट या इंग्लिश में बोले तो पीरियड, राइट। ये 7 पीरियड हुए और 18 ग्रुप हैं, ठीक। अब जो ये मैंने बनाया था, पहले मैंने आपको बनाना सिखाया और उसके बाद उसका डिटेल भी बताया, फिर भी मैं ये बना रही हूँ, इससे क्या लेना देना है। सवाल ये है कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपका S1 यानी कि ये इस ग्रुप के सारे तत्व S1 में जाएंगे। पिछले वीडियो में हमने होमवर्क दिया था आपको कि आपको देखना है, यहाँ से एक तत्व उठाना है और पता करना है कि वह 5S1 में जाता है कि नहीं। उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 5S1। फिर यहाँ की बात करें तो ये आपका S2, इसको हम S1 ले लें, ये S2। फिर यहाँ पर आपके D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10। यहाँ पर हम लिए थे P1, ये NP1 इसका विन्यास था। ये सारी बातें पिछले लेक्चर में थी। यहाँ पर हम लें तो P2, ये बिल्कुल NP2 में जाएगा। यहाँ की बात करें तो ये आपका P3 के लिए है, ये आपका P4 है, ये आपका P5 और ये आपका P6। आप सभी लोगों को मैंने पहले क्यों बताया कि P में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, बिल्कुल पता है 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आपके P1 यानी P में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, P2 यानी P में 2 इलेक्ट्रॉन और ये P6 यानी कि P में P उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन वाले तत्व ही यहाँ पर रखे जाएंगे, जो कि अपन रख चुके हैं पिछले लेक्चर में। अब हम आगे बढ़े तो यहाँ पर बीच में छूटता कितना है, हमने आपसे बताया था कि हम D और F ब्लॉक पर फोकस करेंगे और हम D और F ब्लॉक पर ही जा रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा ये अपन पढ़ चुके हैं, ये S1, S2, P1, P2, P3, P4, P5, P6। तो ये दोनों जो आपके ये दोनों हैं, ये चूंकि S1, S2 में गए यानी कि S में 2 ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ये आपके P1 से P6 तक गए और ये आपके पूरे यहाँ से लेके इसको हम ये पूरा आपका P ब्लॉक का एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे तत्वों के जो आपके इलेक्ट्रॉन जाएंगे, आखिरी इलेक्ट्रॉन P में ही जाएगा। तो ये पूरे तत्व जो हैं ये आपके P ब्लॉक के कहलाए, ठीक। यहाँ पर हम ले लें तो ये आपके S ब्लॉक के तत्व कहलाए, ये पूरे आपके S ब्लॉक के तत्व कहलाए। कौन कौन से S ब्लॉक के तत्व कहलाए? तो फर्स्ट A और सेकेंड A। आप अपने बुक से या फिर जो पिछले लेक्चर्स में आपके आवर्त सारणी आपने खुद बनाई हुई है उसको आप सामने रखिए, इसके एलिमेंट्स या इसके एटॉमिक नंबर्स को देखिए और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या है, S ब्लॉक के यानी फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप, जिसको कि अपन फर्स्ट ए सेकेंड ए कहते हैं, वो आपका S ब्लॉक का तत्व हुआ। उसके बाद हमने ये जो लाइन लाइन खींची हुई है ये आपके P ब्लॉक के एलिमेंट हुए, ठीक। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर चूंकि आपको पता है कि S उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो हमने 2 ग्रुप S के लिए रख दिया। P उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन P1 वाले को थर्ड ए, P1 वाले को थर्ड ए, P2 फोर्थ ए, P3 फिफ्थ ए, P4 सिक्स्थ ए और P5 सेवेंथ ए और P6 शून्य समूह या फिर P8 ए भी अपन बोल सकते हैं। यहाँ पर आपने P ब्लॉक पूरा कवर कर लिया, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्लियर है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपके कितने खाने छूटते हैं, ये जो आपके बने हुए हैं तो आप देख लीजिए, ये आपका अगर हम यहाँ से ले तो ये D1, ये D2, D3, D4,
D5, D6, D7, D8, D9 और D10। तो D उपकोष में आपके 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और जब एक इलेक्ट्रॉन D उपकोष में होगा तो वो पूरे इस ग्रुप में भरे जाएंगे। D उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो इस ग्रुप में भरे जाएंगे। D उपकोष में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस ग्रुप वाले होंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बिल्कुल आपकी आवर्त सारणी बिल्कुल परफेक्ट है। S में S1 S2 भरा गया तो 2 खंड लिए अपन ने, 2 ग्रुप लिए। P में P1 से लेके P6 तक लिया तो 6 ग्रुप लिए। D में चूंकि 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो हमने बकायदा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 खंड ही बचाया है। हमने नहीं, आपके मोस्टली जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मोस्टली की दी गई है, तो उन्होंने बकायदा विधिवत डी ब्लॉक के एलिमेंट्स यानी कि जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाते हैं तो आपके 10 इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में चले गए। ठीक, अब नीचे अगर हम देखें तो बकायदा आपके नीचे यहाँ पर F1 आप देखिए, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ठीक है, इसको अपन साफ करते हैं। तो ये 14 खंड आपके लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में रखे गए हैं। 14 ही तत्व थे। 14 ही क्यों रखे गए? क्योंकि F उपकोष में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए F उपकोष के लिए 14 खंड आपकी आवर्त सारणी में आप बुक में देखिए या फिर जो आपने बनाया हुआ है उसमें देखिए, तो 14 खंड बकायदा 14 खंड ही नीचे रखे गए हैं ताकि वहां पर इन एलिमेंट्स को क्या कहा जाए, तो F ब्लॉक एलिमेंट्स, F ब्लॉक एलिमेंट्स, F ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो आपने देखा कि आपकी आवर्त सारणी बकायदा बटी किसमें, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और ये F ब्लॉक के एलिमेंट्स में, राइट। ठीक, अब हम वैसे आवर्त सारणी में बहुत सारी बातें हैं लेकिन हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे और गॉस के नियम की। तो आप देखिए, हम यहाँ बात करते हैं। सबसे पहले तो हमने लिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की का एटॉमिक नंबर 1 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो अपन देखते हैं 1s1 और 1s1 को हाइड्रोजन आपने सबसे पहले इस खंड में रखते हैं, ये आपका हाइड्रोजन। ठीक, 1s2 जहाँ आता है आप यहाँ हीलियम, यहाँ चले आते हैं हीलियम, फिर आप लेते हैं हीलियम 2 और ये 1s2। आपका पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और पहली कक्षा इसी के साथ समाप्त हो जाती है। तो पहली कक्षा में आप आवर्त सारणी में देख रहे हैं कि कितने हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। पहली कक्षा समाप्त, पहला आवर्त समाप्त। हाइड्रोजन और हीलियम पहली कक्षा समाप्त और पहला आवर्त समाप्त। दूसरे में आपने 8 इलेक्ट्रॉन भरा, कैसे, तो यहाँ पर आप दूसरे में क्या लेते हैं 2s2 और 2p6, 6, 2, 8। आप देख सकते हैं दूसरे आवर्त में तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बकायदा 18 खाने हैं, लेकिन हमने 18 खानों में बिल्कुल तत्व नहीं भरा हुआ था। हम कितने, केवल 8 ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपका लिथियम, ये बेरिलियम, उसके बाद यहाँ पर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये तीनों 18 ना भरते हुए केवल 8 भरा जाता है। खंड आपके बकायदा बने हुए हैं, फिर भी दूसरे आवर्त में आपके 8 तत्व ही आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि
कक्षा में केवल 8 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा सकते हैं। तो ये जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है ये आपके बॉक के नियम पर पूरा चलता है। अभी फोन करके बच्चों ने प्रश्न किया कि हम फर्स्ट ए के तत्वों की बात करें तो फर्स्ट ए के तत्वों में हम ले सकते हैं आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक, यहाँ पर आपने जोड़ा हाइड्रोजन की परमाणु संख्या याद कर ली एक में फिर आपने 2 जोड़ा और ये 3 में आप 8 जोड़ रहे हैं और ये 11 में भी आप 8 जोड़ रहे हैं तो 19 में आप 18 जोड़ रहे हैं तो 37 में आप 18 जोड़ रहे हैं तो 55 और 55 में आप 32 जोड़ रहे हैं तो ये आपका 87 आता है। तो कितना जोड़ा आपने, यहाँ पर आपने 2 जोड़ा, यहाँ पर आपने 8 जोड़ा, यहाँ पर भी आपने 8 जोड़ा, यहाँ पर आपने 18 जोड़े, यहाँ पर आपने 18 जोड़े, यहाँ पर आपने 32 जोड़े और आपने ये प्राप्त इस तरह से आप प्राप्त करते चले गए। क्या अगला एटॉमिक नंबर या अगली परमाणु संख्या। यह ग्रुप था आपका फर्स्ट ए के लिए आपने क्या जोड़ा, तो सबसे पहले 2 फिर 8 18 और 32। सेकेंड ए तक भी अपन को कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी हम 2 8 18 और 32 किसमें जोड़ेंगे। तो अगर हम सेकेंड ए की बात करें तो सेकेंड ए फर्स्ट आवर्त में सेकेंड ए में कोई तत्व नहीं है, ये आवर्त में हम लिख देते हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। तो फर्स्ट आवर्त में हाइड्रोजन उसकी परमाणु संख्या 1 में आपने 2 जोड़ा, 3 में 8 जोड़ा, 11 में 8 जोड़ा, 19 में 18 जोड़े, 37 में 18 जोड़े, 55 में 32 जोड़े और 87 आता है। लेकिन जब हम सेकेंड ए की बात करें तो फर्स्ट आवर्त इसका निल है, यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें केवल बेरिलियम की परमाणु संख्या बस याद करनी है और बेरिलियम की परमाणु संख्या होती है 4 और इस 4 में हम बेरिलियम के नीचे आपका मैग्नीशियम के नीचे आपका कैल्शियम के नीचे स्ट्रांसियम, फिर बेरियम और फिर रेडियम। तो इस तरह से इसमें भी आप बकायदा तो 2 जोड़ने की हमें आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ 8 से शुरू करेंगे। तो 4 में आपने 8 जोड़ा तो मैं जोड़ते हैं, अब हम यहाँ क्या जोड़ रहे हैं 8 यानी 8 जोड़े 12, फिर से 8 जोड़े तो कैल्शियम की परमाणु संख्या निकल कर आई 20, फिर यहाँ पर आपने 18 जोड़े और यहाँ 18 जोड़े तो यहाँ पर आपके स्ट्रांसियम की 38, फिर 38 में 18 जोड़े तो ये आपका निकला 56 और फिर 56 में आप 32 जोड़ते हैं और आपका निकल कर आया रेडियम का 88। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब हम थर्ड ए की बात करें तो यहाँ पर हम थर्ड ए की बात करते हैं तो थर्ड ए में आपका फिर फर्स्ट आवर्त में कुछ नहीं है, सेकेंड आवर्त से शुरू होता है। तो यहाँ पर हमारा आता है बोरॉन जिसकी परमाणु संख्या 5 और 5 में फिर एल्युमिनियम जिसकी परमाणु संख्या आपकी 13 है, फिर आपका गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। तो यहाँ 5 में आपने 8 जोड़ा और 13 आया। गैलियम में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो हमारा एल्युमिनियम के में अगर हम इनकी तरह 8 और 8 जोड़ते हैं तो यहाँ पर आपके ये आपके सेकेंड आवर्त का और ये आपके थर्ड आवर्त का। दिक्कत कहाँ आ रही है फोर्थ आवर्त में। फोर्थ आवर्त में दिक्कत क्यों आ रही है तो यहाँ पर 13 में अगर आप 8 जोड़ते हैं तो यहाँ
आवर्त में यहाँ पर आपने फर्स्ट टाइम 8 जोड़ा और सेकेंड टाइम यहाँ पर 18 जोड़ रहे हैं। 18 जोड़ रहे हैं। अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर हम आते हैं, ये आपका भर गया 1:1, ये आपका 1:2 और पहली कक्षा समाप्त। फिर आगे बढ़ते हैं, ये आपका 2s1 2s2 यहाँ से शुरू होता है। 2s2 के बाद हम 2p6 लेते हैं ऑफ के नियम में। 1:2 के बाद 1:2 यानी 1:1 1:2 पहली कक्षा समाप्त और पहला आवर्त भी समाप्त। दूसरी कक्षा में आ रहे हैं तो 2s1 2s2, फिर 2s2 के बीच में d नहीं है, ये खंड भले बने हुए हैं लेकिन d उपकोष को हमें भरना नहीं है। तो फिर आप देखिए बकायदा ऑफ के नियम से किस प्रकार पूरी आवर्त सारणी मैच कर रही है। ये आपने भरा 2s1 2s2, फिर आप आए 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6, फिर आप लौट आइए, यहाँ पर तीसरा आवर्त आपको दिख रहा है 3s1 3s2 s1 s2 s ब्लॉक के तत्व में आ गया। फिर यहाँ पर 3s2 के बाद हम 3p6 ही भरते हैं, तो 3p6 लें, यहाँ पर 3p1 3p2 3p3 3p4 3p5 और 3p6 हमने भर दिया और आवर्त सारणी और ऑफ का नियम दोनों बिल्कुल मैच किया। फिर हम ऑफ के नियम में 4 भरते हैं, 4s1 और 4s2। 4s2 भरने के पश्चात हम 3d भरते हैं। क्या भरते हैं? 3d। तो यहाँ आपका ये 4 चौथे आवर्त में हम क्या भर रहे हैं? 3d 3d1, ये 3d2। अब ये 3d यानी कि आवर्त कौन सा? चौथा। d किसका? 3 का। तो यहाँ d उपकोष जो भरा जाता है उसको हम लेते हैं n-1, n यानी 4 और -1 यानी 3। n-1 यानी 4 - 1 बराबर 3, 5 - 1 बराबर 4, 6 - 1 बराबर 5। तो हमेशा जो d भरा जाएगा वह n-1 यानी कि जौन सा आवर्त है उसके पहले की कक्षा का d भरा जाएगा। इसलिए अब आप देखिए तो यहाँ पर आपका 3d2 3d3 d4 d5 बिल्कुल d6 d7 d8 d9 और यहाँ पर आप 3d10 भर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम 5वें आवर्त में आ रहे हैं तो 4d1 से 4d10 भर रहे हैं, यानी ये भी n-1 कहलाया। यहाँ पर 5d1 से 5d10 भर रहे हैं, ये भी n-1 कहलाया। यहाँ पर 6d1 भरा जाता है 7s2 के बाद। आप ऑफ का नियम खोल सकते हैं, पढ़ा हुआ है, टेस्ट दिया हुआ है, आपको बहुत अच्छे से बनता है कि 7s2 के बाद 6d भरा जाता है। तो 6d या फिर 4f की बात करें वो हम अभी कर लेंगे। तो यहाँ पर 6d1 से 6d10 यानी कि सब में n-1 जो आवर्त है 7वां आवर्त है 6वां d भर रहे हैं, 6वां आवर्त है 5वां d भर रहे हैं, 5वां आवर्त है चौथे का d भर रहे हैं, चौथा आवर्त है तीसरे का d भर रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से n-1 d भरा जाता है। ठीक, तो ये आपके d ब्लॉक के एलिमेंट्स में। अब यहाँ पर हम बात करें ये बोरोन, ये एल्यूमिनियम और ये गैलियम। गैलियम के आते ही आपका 3d1 पूरे 10 तत्व भर गए। तो यहाँ पर आपके हम एल्यूमिनियम यानी कि 13, एल्यूमिनियम यानी कि 13 से गिनना शुरू करें तो ये आपका 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और ये गैलियम का 31 31 आ जाता है। यानी कि 6 तत्व ये, 2 तत्व ये। अगर इतना ही होता तो हम यहाँ पर 8 जोड़ते 13 में, लेकिन हम क्या 6 तत्व इसके, 2 तत्व इसके, 6 2 8 और 10 डी का भर रहे हैं, इसलिए ये टोटल हो गए 6 2 8 10 18। टोटल 18 जोड़ना पड़ेगा तब जाकर हम यहाँ 13 में। तो आप 3rd ए, 4th ए, 5th ए और 6th 7th 8th ए तक क्या जोड़ेंगे? सबसे पहले वाले यानी सेकंड आवर्त के तत्व में 8, 3rd ए के तत्व में 18, उसके बाद फिर से आप 18 जोड़ेंगे। 31 में हम 18 जोड़ें तो इंडियम आ जाता है और इंडियम आपका होता है 8 1 9 और 3 1 4 49। बकायदा आप मिला सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर आपने जोड़ा तो कितना जोड़ा? यहाँ पर आप जोड़ेंगे 32 थैलियम, थैलियम का जोड़ेंगे आप 32। अब 32 हम क्यों जोड़ेंगे? यह किस आवर्त का है? तो थैलियम आपके 6वें आवर्त का है। थैलियम आपका 6वें आवर्त का है, तो इसलिए आप यहाँ पर 32 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लैंथेनाइड्स भर चुके होते हैं। तो यहाँ पर आपका थैलियम और थैलियम का आ जाता है 81। तो इस तरह से आपने देखा कि 8 18 18 और फिर हम 32 जोड़कर इनकी परमाणु संख्या प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो ये थी परमाणु संख्या प्राप्त करने वाली बातें, ये थी ब्लॉक पता करने वाली बातें। आपने देखा कि हमने यहाँ पर जितने भी तत्व थे तो यहाँ n-1 में D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 भरा। तो ये पूरे के पूरे जो तत्व हैं यानी कि 4th आवर्त से लेके आपके यहाँ 7वें आवर्त तक ये तत्व आपके कहलाए D ब्लॉक के तत्व। ये पूरे तत्व कहलाए D ब्लॉक के तत्व, क्योंकि यहाँ पर D ब्लॉक के ही यानी D उपकोष में ही सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? D ब्लॉक। आपके आवर्त सारणी में बीच में जो दोनों तरफ छक्का मारने जैसा स्तंभ बना हुआ है, छक्का चौका वाला, तो क्रिकेट बोर्ड के जैसे, तो ये आपके S ब्लॉक और P ब्लॉक है। बीच में जो मेडिन ओवर जैसा बना हुआ है ये आपका D ब्लॉक है। अब बात करते हैं F ब्लॉक की। तो F ब्लॉक में आप बकायदा चलिए कहाँ पर? तो 6वें और 7वां आवर्त। यहाँ पर देखिए लैंथेनाइड्स यानी कि 6वां आवर्त, एक्टिनाइड्स यानी कि ये 7वें आवर्त में। 7वें आवर्त में जैसे ही आपने 6s1 और s2 भरा, वैसे ही हम 4f भरते हैं। आपका का नियम आपको पता है, पढ़ा हुआ है। 6s2 के बाद 4f भरा जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लैंथेनम, तो लैंथेनम आपका जो 6 के बाद है ये लैंथेनम, ये 6d1 भर जाता है। उसके बाद चालू होता है तो यहाँ पर f1 f2 यानी कि ये 4f1 4f2 4f3 4f5 से लेके 4f14 तक भरेंगे। और ये वाला जो खंड है ये 5f1 5f2 5f3 5f4 से लेकर ये 5f14 भरा जाएगा। चलिए अब हम थोड़ा सा इसको टेस्ट कर लें कि क्या ये वास्तव में ऐसा है। क्योंकि हमने होमवर्क दिया था आपको एस ब्लॉक पी ब्लॉक के लिए, तो अब हम डी और एफ ब्लॉक के तत्वों का परीक्षण करते हैं कि क्या वह D1 या D10 में आ रहा है कि नहीं। तो हम ले लें कोई सा भी तत्व ले लीजिए। तो मान के चलिए अपन ले लें टेक्नीशियम, ले लें TC टेक्नीशियम। आप आवर्त सारणी में देखेंगे टेक्नीशियम की परमाणु संख्या होती है 43।
टेक्नीशियम 43 ले लेते हैं, 43, राइट। एक और ले लें कोई सा भी, हम ले लें CD, कैडमियम। कैडमियम की परमाणु संख्या 48 होती है। हम F ब्लॉक ले लें, F ब्लॉक का कोई भी एक तत्व ले लें, TH, थोरियम। थोरियम की का एटॉमिक नंबर 90 होता है और इसी से अपन को पता चल जाएगा कि क्या कैसा है। यहाँ पर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, उसके बाद आता है n-1 के हिसाब से 4d, 5s यानी कि अंतिम कक्षा 5वां, n बराबर 5 और जो d भरे जाएंगे वो उससे पहले वाली कक्षा यानी कि n-1 के लिए। तो n-1 की बात करें अगर अपन तो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 और 2 38 और यहाँ पर 38 और 3 2 5 यानी कि 4d5 भरा जाना चाहिए। तो 4d5 में आएगा तभी ये D ब्लॉक का एलिमेंट है। तो ये आपको चेक करना है आवर्त सारणी में। तो चलिए चेक कर लेते हैं। ये यहाँ आ रहा है, ठीक। टेक्नीशियम आप देख रहे हैं 7B। तो अगर हम यहाँ बात करें तो ये 5s1, 5s2, 5 में से 1 घटाएं तो 4, तो ये आपका आया 4d1, 4d2, 4d3, 4d4 और ये 4d5 यानी कि यह वाकई D ब्लॉक का तत्व आता है। यानी इससे पता चलता है कि आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है तो D उपकोष में जा रहा है और टेक्नीशियम हमारा D ब्लॉक का तत्व है। टेक्नीशियम के अलावा आप कैडमियम ले लीजिए। तो कैडमियम अब कहाँ जाएगा, मैं बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख रही उसका। कैडमियम कहाँ जाएगा अब हम आवर्त सारणी से देख के पता कर लें, ठीक। तो कैडमियम अब हम देखते हैं 5वें आवर्त में। 5वें आवर्त में आपका ये कैडमियम है, यहाँ पर कैडमियम है। आवर्त संख्या कितनी है 5 है। अब यहाँ आप देखिए क्या आएगा तो 5s1, 5s2 फिर 4d n-1 तो 4d1, 4d2, 4d3, 4d4, 4d5, 4d6, 4d7, 4d8, 4d9 और 4d10। तो ये इसका विन्यास जो आ जाएगा 5s2 और उसके बाद 4d10। तो ये भी D ब्लॉक में ही आ रहा है। तो ये भी D ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक। इसके बाद अगर आप इसकी बात करें जो हमने लिया हुआ है थोरियम। थोरियम कहाँ है तो ये देखिए ये 7वां, ये यहाँ पर 6 दिख रहा है यानी कि 6 में 6s1, 6s2 और यहाँ पर आपका 5d से शुरू होता है 5d10 तक। लैंथेनम D ब्लॉक में है और यहाँ से निकलने वाला D तो F ब्लॉक के एलिमेंट जिसको कि हम अंतर संक्रमण यौगिक कहते हैं। D ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं और F ब्लॉक के तत्व को अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। अंतर संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि वह संक्रमण तत्वों के लैंथेनम के बाद का और हाफनियम के पहले का तत्व होता है। यानी 2 संक्रमण तत्वों के बीच के एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए इनको अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो अंतर संक्रमण तत्व में यहाँ पर ये आपके 6 यानी कि n बराबर 6 n। अब जो F लेंगे n-2 तो यहाँ पर 6 - 2 = 4। यहाँ आपका 4f1
6s2 के बाद भरा जाता है। आप अबॉव के नियम में देख सकते हैं। तो 4f1, 4f2, 4f3, 4f5, 4f6, 4f7 और ये लास्ट में 4f14 आ जाएगा। ठीक ऐसे ही अगर हम थोरियम की बात करें तो यहाँ पर आपका 7 है, n बराबर 7, n-2 बराबर 5, तो यहाँ आपका ये आएगा 5f1, ये आपका 5f1 आना चाहिए। और ये आपके थोरियम की। अब अगर हम यूरेनियम की बात करें तो f1, f2, f3, 7 में से 2 गए 5, तो ये 5f3, 5f4 और ये 5f7 आएगा। तो अबॉव के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर हम आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में उसका पोजीशन पता कर सकते हैं कि अगर 4p1 में आया तो 4p1 में आया तो कौन सा एलिमेंट होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे 4, ये 4 में चलते जाओ यहाँ पर p1 की बात करें तो ये गैलियम आ गया। अगर हम 5p5 की बात करें तो कौन सा एलिमेंट आएगा। तो 5p5 की बात करें तो हम 5 में चलते जाएंगे क्योंकि s और p n भरा जाता है, ns2 np5, उसमें कोई कमी नहीं है। 5p5 यानी कि 5वां ही आवर्त होगा, p5 होगा, तो यहाँ पर हम 5वें आवर्त में चलते जाएंगे, p1, p2, p3, p4, p5। तो ये आपका, जैसे कि आप ग्राफ बनाते हैं, ये आपका p5 5वां आवर्त हमने यहाँ से लिया और p5 हमने यहाँ से लिया और ये वाला एलिमेंट आपका आयोडीन सामने निकल कर आया। ठीक, तो पीरियोडिक टेबल के पोजीशन से उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर हम पीरियोडिक टेबल में उनका पोजीशन पता कर सकते हैं। तो चूंकि हमारे पास 4 ऑफकोर्स थे, S, P, D, F, बिल्कुल उसी के आधार पर हमारे 4 ब्लॉक आए। एक S ब्लॉक जो कि NS1 और NH2 में सम्मिलित है, फिर P ब्लॉक आए, P में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये आपका P1, P2, P3, P4, P5, P6 और ये आपका P ब्लॉक आ गया। ठीक ऐसे ही D में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके लिए हमें 10 ग्रुप देने पड़े। ये आपका, ये देखिए D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10 और ठीक ऐसे ही F के लिए 14, F में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो यहाँ पर F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14। ठीक, अब यहाँ पर जो मिस हो रहा है वो है कि हमने यहाँ क्रोमियम को D4 कहा। ये मैं चर्चा पहले भी कर चुकी हूँ अबॉव के नियम में। और अर्धपूरित पूर्णपूरित उपकोशों का स्थायित्व, तो ये नियम यहाँ भी लागू होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आवर्त सारणी आपकी बकायदा यहाँ D4 जा रही है। ठीक, यहाँ पर F6 जा रहा होगा, लेकिन जब आप बुक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो यहाँ पर आपको D5 मिलेगा। D5 तो अर्धपूरित, ये अबॉव के नियम का अपवाद है, ये अबॉव के नियम का अपवाद है। ये अर्धपूरित पूर्णपूरित उपकोश के स्थायित्व पर निर्भर करता है। तो जो अपवाद हैं तो वो हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे। क्रोमियम D5 ही भरा जाएगा। कॉपर भले D9 में आ रहा है, लेकिन वो D10 भर जाएगा। Ag D10 भर जाएगा। Au D10 भर जाएगा। क्यों भर जाएगा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाने से ये स्थायी हो जाते हैं। राइट, तो ये था आपके DF ब्लॉक आवर्त सारणी। अब आवर्त सारणी जो इतने जोर शोर से हमने पढ़ाया, इतने लेक्चर्स में समाप्त कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्या है? मैंने पहले ही कहा था आवर्त सारणी से कोई प्रश्न नहीं आता कि आवर्त सारणी बनाएंगे आप परीक्षा में अभी तक कहीं भी कभी भी, लेकिन आवर्त सारणी के बिना आप एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं। तो वो चीजें अब शुरू होगी जिसको कहते हैं तत्वों की आवर्तिता।
कि आवर्त सारणी सीखने से ऐसा क्या अंतर हमें पड़ेगा कि हमारा कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो वो जानने के लिए हम तत्वों की आवर्तिता, ठीक, तो तत्वों की आवर्तिता में बहुत सारी बातें आती हैं, जैसे परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, जिसके बिना कि जो आपने यौगिक बनाए हुए थे, हमने बताया था रासायनिक यौगिकों का नामकरण, तो वो नामकरण हमने कहा कि आप धनायन याद कर लीजिए, ऋणायन याद कर लीजिए, इन दोनों को जोड़िए और आप रासायनिक यौगिक आपके तैयार हो गए, ठीक। लेकिन वो धनायन ऋणायन कहाँ से आए, क्यों आए? तब हमने कहा था आपसे कि जब हम आवर्त सारणी पढ़ने के बाद तत्वों की आवर्तिता, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे, तब हम बताएंगे कि ये आपका ऋणायन इतना -2 ही क्यों है, -1 ही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं है, ये माइनस चार्ज कहाँ से आए, ये प्लस चार्ज कहाँ से आए। प्लस चार्ज में भी आपने प्लस चार्ज तो आपको पता था, उनकी वैलेंसी से अपन ने पता कर लिया। अब देखिए आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे यहाँ पर, तो ये जो फर्स्ट ए है आपने देखा होगा, अपन ने याद किया हाइड्रोजन आयन यानी H+, लिथियम आयन Li+, सोडियम आयन Na+, K+, Rb+, CS+ और Fr+। ये अपने बाह्यतम कोश के एक इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और अपने ऊपर एक धन आवेश इनके ऊपर आ जाता है। सेकेंड ग्रुप वाले जितने भी हैं, अब हमें याद करने की जरूरत नहीं है कि Na+ सोडियम, Ca+2 कैल्शियम, नहीं। अब आप सीधा सीधा याद करेंगे, क्या याद करेंगे? तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, और ये आपको याद होते ही +1 वाले सारे याद हो गए कि इनके ऊपर +1 ही पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट ए का है, फर्स्ट ए का है तो इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको त्यागने में आसानी है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा और उसके ऊपर एक धनावेश आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर सेकंड ए की बात करें, सेकंड ए में आप याद कर लीजिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। आपने इतनी सी बात याद की और ये सब के सब +2 वाले ही होंगे, ये आपको क्लियर हो गया, ठीक। इसके बाद आगे हम बढ़े, यहाँ पर थर्ड ए के जितने भी तत्व हैं वो आपके बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इन सब पर +3 पाया जाएगा। तो +3 अब ये है कि बेचारा बोरॉन पर +3 कैसे पाया जाएगा? वो अपने बाह्यतम कोश में यानी कि पहली कक्षा में 2 बनाकर 3 इलेक्ट्रॉन देने वालों में से नहीं है, उसका भी रीजन है जो कि आपको अगले लेक्चर में पता चलेगा। तो यहाँ पर बोरॉन को छोड़कर उसको कलर ही अलग किए हुए हैं, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम से लेके थैलियम तक अगर हम बताएं, अनअन ट्राइडियम, अनअन क्वाडियम, अनअन पेंटेनम, अनअन हेक्सम, ये एक नाम दे दिया गया है। ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि अभी नेचर में नहीं पाए जाते हैं, इस पर ज्यादा दिमाग खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सा नाम है अनअन ट्राइडियम, अनअन क्वांटियम, अनअन पेंटेनम, अनअन हेक्सम, अनअन सेप्टम, अनअन ऑक्टम। तो कोई परेशानी नहीं है, याद करने बैठेंगे तो तुरंत याद होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये है कि अपन को यहाँ तक पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक। अब इस आवर्त सारणी को थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये जो है आपके S ब्लॉक एलिमेंट्स में हाइड्रोजन को अलग कलर दिया गया है। हाइड्रोजन बस अलग है, बाकी आप सबके ये ग्रीन कलर दिख रहा है, सभी को दिख रहा होगा। ये ग्रीन कलर आपके बुक में है, अगर अच्छे से नहीं दिख रहा आपको यहाँ पर तो आप अपने बुक में खोलकर बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम में ये आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, तो ये ब्लैक से लिखे हुए हैं, इतना तो दिख ही रहा होगा, आप अपने बुक में देख लीजिएगा, ये ब्लैक से लिखे हुए हैं, जबकि ये क्या आवश्यकता थी कि ये ब्लू से लिखा हुआ है, ठीक। अब ये ब्लू से तो लिखा हुआ है
और कहाँ कहाँ ब्लू से लिखा हुआ है, तो अपन आगे बढ़े। ये सीजियम फ्रांसियम, ये दोनों ब्लू से लिखे हुए हैं। फिर अपन देखें तो ये पूरे ब्लैक से, ये रेड से वगैरह लिखे हुए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ब्लू से लिखा हुआ है, ये है मरकरी यानी कि पारा। पारा ब्लू से लिखा हुआ है और इसको अपन 5वीं 6वीं 7वीं से पढ़ते चले आ रहे हैं। पारा एक द्रव धातु है, पारा धातु होते हुए भी द्रव रूप में पाया जाता है। तो ये पारा अब कोई ना कोई रिलेशन तो कहलाया, किससे? सीजियम फ्रांसियम, ये भी ब्लू से लिखा है, और ये मरकरी यानी कि पारा, ये भी ब्लू से लिखा हुआ है। और अपन ढूंढ लेते हैं और कहाँ ब्लू से लिखा हुआ है, तो आप देखिए गैलियम ब्लू से लिखा हुआ है और यहाँ पर ब्रोमीन, ब्रोमीन भी ब्लू से लिखा हुआ है। तो पूरी आवर्त सारणी में, पूरे पीरियोडिक टेबल में आपने देखा 2, 3 और ये 2, 5, 5 एलिमेंट्स, ओनली 5 एलिमेंट्स ही ब्लू से लिखे हुए हैं। इस ब्लू का क्या तात्पर्य है? तो इस ब्लू का तात्पर्य है कि 5 तत्व ही रूम टेम्परेचर पर, अब फ्रीज कर दो तो वाटर भी सॉलिड हो जाता है। रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर पर ये 5 एलिमेंट यानी सीजियम, फ्रांसियम, हाइड्रासीरम, गैलियम और ब्रोमीन, ये 5 तत्व आपके द्रव अवस्था में यानी लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। तो ये आपके 5 तत्व, 5 एलिमेंट आप याद कर लेंगे। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट द्रव अवस्था में नहीं पाया जाता। द्रव अवस्था में पाए जाने वाले केवल 5 तत्व, वो कौन कौन से हैं? तो सीजियम, फ्रांसियम और आपकी मरकरी, गैलियम और उसके बाद आपका ब्रोमीन। ये 5 तत्व आपको याद रखना है। सिंपल सा 118 तत्व में 5 तत्व जो कि द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं और कलर कहाँ चेंज है। तो और कलर चेंज की बात करें तो ये आपको दिख रहा रानी या फिर पिंक बोल सकते हैं, हाइड्रोजन एक। अब हाइड्रोजन तो गैस होता है, तो हमको समझ में आ रहा कि जो जितने ये पिंक से लिखे होंगे वो सब किस अवस्था में पाए जाएंगे? गैस अवस्था में। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन आपका गैस अवस्था में पाया जा रहा। इसके अलावा कौन कौन से? तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं ये कलर चेंज है, ये ऑरेंज कलर है, ठीक। ये रेडियो धर्मिता को प्रदर्शित करता है। ऑरेंज से ये क्या कहते हैं? ऑरेंज की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये गैसेस स्टेज में नहीं पाए जाते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे तो इनका कलर और इनका कलर अलग अलग है। ये आपके जो ये रानी कलर के हैं जो हाइड्रोजन के कलर से मैच करते हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन। हम इतने की बात करें तो ये आपके रानी कलर से लिखे हुए एलिमेंट हैं और ये गैसेस स्टेज में पाए जाते हैं। गैसीय अवस्था, आपको इनसे जुड़े ढेर सारे प्रश्न होंगे, इनके अणुसूत्र भी अलग होते हैं, तो वो आपको याद ही रखने होंगे कि क्या कहते हैं गैसीय अवस्था में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 11 यानी 11 एलिमेंट जो हैं आपके वो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। 5 एलिमेंट जो कि द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, 11 और 5, इनको याद कर लेना है। शेष जितने भी बचे यानी कि कितने, तो कितने 101, टोटल कितना 118, 102 बचते हैं, वो सबके सब सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। 11, 5, 16 और 102, तो ये टोटल हो गए 118, ठीक। तो आपके ये सारे के सारे सॉलिड स्टेट में आप देख रहे हैं सब ब्लैक से विधिवत लिखा हुआ है। सारे एलिमेंट्स के जो सिंबल है, संकेत हैं, वो सब ब्लैक से लिखे हुए हैं और ब्लैक से लिखे जाने वाले सारे एलिमेंट वो क्या हैं आपके सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, राइट। अब हम ऑरेंज की बात करें तो ऑरेंज जो है वो क्या है? मोस्ट स्टेबल आइसोटोप रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब ये ऑरेंज की अगर हम बात करें तो ऑरेंज जितने भी हैं, यहाँ टेक्नीशियम आपको दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पर अदर कोडियम, ड्यूबियम और ये
सीबोर्गियम, बोरियम, हैस्मियम, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो आपको ऑरेंज से दिख रहे हैं, यहाँ पर भी प्रोमेथियम, ये नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, ये सारे एलिमेंट्स जो ऑरेंज से दिख रहे हैं, ये बात नहीं है कि वो सॉलिड नहीं है, वो भी सॉलिड है। मैंने आपको बताया 5 लिक्विड 11 गैस, बस बाकी के बचे 102 वो पूरे के पूरे सॉलिड हैं। तो लेकिन वो ब्लैक से नहीं लिखे ये सब, तो ये ब्लैक से नहीं लिखे हैं, यानी कि ये रेडियोधर्मी तत्व हैं। रेडियोधर्मी तत्व का तात्पर्य, हालांकि आप क्लास के दौरान पढ़ेंगे, फिर मैं बता दूं कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये अपने अंदर से अल्फा, बीटा और गामा रेज निकालते रहते हैं और एक रूप से दूसरे रूप में इनके एटम्स कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक, तो ये होते हैं रेडियोधर्मी तत्व। तो ये आपके ऑरेंज कलर से लिखे हुए हैं। ये बात थी कितनी, ये आपके स्टेज की। उसके बाद हम थोड़ा सा इस पर और चर्चा करेंगे। क्या है, बार बार पीरियोडिक टेबल टंगाना नहीं है। ये आपका फर्स्ट ए में हाइड्रोजन तो गैस हो गया, गैस के नीचे ये लिथियम से आपका मेटल चालू होता है, लिथियम मेटल है। तो ये आपके क्षार धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार धातु, बेसिक मेटल्स। अब ये क्षार धातु क्यों कहलाते हैं तो इसको डिटेल बाद में, अभी हम इतना बता दें कि इसको आप पानी में घोल देंगे तो वो आपको क्षार देगा। क्षार यानी कि ये हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। इसको कहते हैं क्षार धातु। ये प्रबल क्षार बनाते हैं। ये सेकंड नंबर, ये पूरा अलग कलर में क्यों दिया, जबकि मेटल तो सब है, ये पूरे मेटल्स हैं, फिर भी इनके कलर्स अलग अलग हैं। तो एस ब्लॉक में दो ग्रुप हैं, एक फर्स्ट ए और दूसरा सेकंड ए। इसको कहते हैं, फर्स्ट ए को कहते हैं क्षार धातु और सेकंड ए को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। इंग्लिश में बोले तो एल्कली अर्थ मेटल्स। ये बेसिक मेटल्स और ये या एल्कली मेटल्स और ये एल्कली अर्थ मेटल्स। क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु। ठीक, उसके बाद अगर आप ये बात करें पूरे के पूरे, ये कलर आपको दिख रहा है। अब आप कलर के अनुसार भी अपनी आवर्त सारणी का अध्ययन करेंगे। आवर्त सारणी आपके पास है, आपके ग्रुप आइकन ही आवर्त सारणी है, आप उसमें से देख सकते हैं, आप अपने बुक में से देख सकते हैं, मैंने आपको भेजा हुआ है, आप उसमें से देख सकते हैं। आपके हर लेक्चर में बगल में आवर्त सारणी आती है, आप उसमें से देख सकते हैं, चाहे जहां से देखिए। कलर वाइज देखना है, फर्स्ट ए आपका एल्कली मेटल्स, सेकंड ए क्षारीय मृदा धातु, एल्कली अर्थ मेटल्स, और ये आपके सारे कलर यहाँ तक आप देख सकते हैं। इसीलिए मैंने बार बार ये जिक्र किया कि आप यहाँ तक याद करो, यहीं तक छोड़ो, नीचे का छोड़ दो। ठीक, तो ये आपका एक कलर में है, ये एक कलर में है और ये आपके संक्रमण धातु में कहलाते हैं, ट्रांजिशन मेटल, संक्रमण धातु में। फिर ये कलर थोड़ा हटके है, ये दोनों, ये पूरा का पूरा तो यहाँ तो पूरा आपका एक जैसा है, लेकिन ये दोनों थोड़ा सा हटके है। तो ये केवल इंडिकेट करता है, ये कलर भी यही है, लेकिन ये अलग इसलिए बनाया गया क्योंकि इसी के बाद से ये लैंथेनाइड्स निकले हैं। ये देखिए आप, ये दोनों कलर मैच कर रहा है, यानी कि ये सारे के सारे समेट लें, पीडीएफ फाइल बना और इसमें डाल दें, उसको खोलें, जूम करें और ये निकल आया। तो इस तरह से आपका ये लैंथेनाइड्स कहलाए। फिर एक्टिनाइड्स, तो ये देखिए ये दोनों कलर मैच कर रहा है, एक्टिनाइड्स। तो एक्टिनियम के बाद से ही ये पूरे एक्टिनाइड्स निकलते हैं और ये आपके एक्टिनाइड्स कहलाते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़े तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सिंथेसाइज्ड एलिमेंट है जो कि नेचर में प्राप्त नहीं है। फिर यहाँ पर आप देखिए ये जो है ये हल्का सा, यहाँ ये सारे के सारे मेटल्स ही चल रहे हैं, अभी एक भी मैंने नॉन मेटल नहीं बताया, पूरे क्या है मेटल्स, चाहे वो एल्कली हो, एल्कली अर्थ हो, चाहे ट्रांजिशन हो, कोई भी हो वो मेटल है। फिर हम यहाँ देखते हैं तो ये आपका एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और ये आपका टिन, ये आपका लेड, ये आपका बिस्मथ, ये सब एक कलर में है। ठीक,
ये एक ही ग्रुप के हैं, ये सारे एलिमेंट एक ग्रुप के हैं। तो बोरॉन से लेकर थैलियम तक जैसा कि यहाँ है, वैसे ही यहाँ एक कलर होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। ये बात जब आप पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये डिफरेंट क्यों है। चलिए तो आगे बढ़े। तो आपने देखा कि ये चीज यहाँ से आपको दिख रहा, ये पूरा ये अलग से एक बैरियर टाइप का बना हुआ है। ठीक, तो ये बैरियर टाइप का क्यों बना हुआ है? तो यहाँ तक पूरा मेटल है और ये जो बीच में बैरियर है ये आपके पुअर मेटल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पुअर मेटल। ये स्ट्रॉन्ग मेटल और ये पुअर मेटल है। इसमें मेटलिक प्रॉपर्टीज तो हैं, धात्विक गुण तो हैं, लेकिन थोड़े से कम हैं। तो ये आपके पुअर मेटल कहलाते हैं। और पुअर मेटल के बाद ये आपका ये वाला, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, सेमी मेटल भी बोल सकते हैं इनको, सेमी मेटल, उपधातु। और फिर आपका ये आता है अधातु यानी कि नॉन मेटल। तो ये आपके पूरे स्ट्रॉन्ग मेटल, पुअर मेटल, ये सेमी मेटल, ये पूरा देख रहे हैं, जो कि आवर्त सारणी पूरी पीरियोडिक टेबल को, जैसे कि अपन कहते हैं कि लाइव और नॉन लाइव थिंग्स के बीच में वायरस है ना, बीच की कड़ी है, बिल्कुल वैसे ही ये सेमी मेटल्स हैं। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और ये आपके एंटीमनी, ये टेलुरियम, पोलोनियम, ये जो पूरे हैं ये बीच की कड़ी हैं। इधर पूरे मेटल्स हैं और उधर पूरे नॉन मेटल्स हैं। तो इस तरह से आपके पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल्स बहुत कम हैं, बहुत थोड़े से हैं, और जो मेटल्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। ठीक, तो इस तरह आपकी पीरियोडिक टेबल पहले तो आपने ब्लॉक में बांटा SPDF, अब आप बांट रहे हैं उसको एल्कली मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स, और ये आपके पुअर मेटल्स, ये आपके सेमी मेटल्स और फिर आपके नॉन मेटल्स। आपने 3 फेज भी देखा कि कौन लिक्विड है, कौन सॉलिड है और कौन गैस है। तो इतना आज की वीडियो के लिए अपन पर्याप्त करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे, आप इसका बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। अगले लेक्चर में हम पीरियोडिसिटी, जो कि आपको सारी बातें क्लियर कर देगा कि इसकी आवश्यकता हमें और कितना। ये तो पूरे परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ट्रांजिशन मेटल, उनकी प्रॉपर्टीज, ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं, तो अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, रेडियोएक्टिव कौन होता है, इन्हें बहुत सारी जितनी बातें आपने जानी बिल्कुल कूट के इन पूरे लेक्चर्स में हर बात भर दी गई है, जो कि आपसे परीक्षा में पूछा जाने वाला है। चाहे वह परीक्षा 9 से लेकर 12 तक के आपके बोर्ड एग्जाम हो, CBSE वालों के लिए ये क्वेश्चंस हो, या फिर नीट हो, जी हो, यानी कि हर प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आप इन लेक्चर्स को पढ़ने के बाद, देखने के बाद दे सकते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे पीरियोडिसिटी, यानी आवर्त सारणी में ऊपर से जब हम नीचे जाते हैं तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज होती है, बाएं से दाएं जाने पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज होती है। ठीक, तो चलिए इसके साथ ही ये लेक्चर आपका समाप्त।